Delhi's Lieutenant Governor Najib Jung has decided that the assembly will not be dissolved. Instead, it will be placed in suspended animation. This is the recommendation that has gone from the Lieutenant Governor to the President. But of course, the big question that everybody is asking, politicians and political commentators alike, will the exit of Arvind Kejriwal as Delhi Chief Minister, his resignation, will this hurt him? Or will this help him politically? The Aam Aadmi Party has shifted its focus to the national stage. It has made a national pitch talking about fielding candidates in more than 300 Lok Sabha seats. Joining us now for a detailed response as to why he resigned and what comes next is Arvind Kejriwal himself. Arvind ji, मुझे याद है हम मेरे ख्याल 7 दिन पहले बातचीत कर रहे थे. आपने तब भी बोला था कि अगर जन लोकपाल पास नहीं होता, अगर स्वराज पास नहीं होता, तो आप इस्तीफा दे देंगे. बहुत से लोग फिर ये मानेंगे और कहेंगे, आपके जो क्रिटिक्स हैं वो खासकर ये कहेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल का शुरू से ही एक प्लान था, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में लग जाना चाहते हैं. क्यों आपने रिजाइन किया? आप ये कह रहे हो कि मैंने बीजेपी कांग्रेस से सेटिंग कर ली थी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप मेरा बिल गिरा दें. हैज इट गॉन अकॉर्डिंग टू प्लान फॉर यू? नहीं, मैंने ये कहा था कि हमारे लिए भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोकपाल बिल लाया जा रहा है, हमारे तो आंदोलन की पूरी फाउंडेशन ही वो थी. 3 साल से किस लिए लड़ रहे हैं हम लोग? इसी के लिए तो लड़ रहे थे. तो अगर ये बिल प्रेजेंट नहीं होने दिया जाता, पास नहीं किया जाता, तो फिर सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है. और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी असेंबली में मेजोरिटी नहीं है. फिर हम इस्तीफा देंगे, दोबारा जनता के बीच में जाएंगे. जनता को अगर साथ देना है तो जनता साथ देगी, मेजोरिटी लाएगी, तो इसीलिए इस्तीफा. इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो फैसला आया है नजीब जंग साहब का कि सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगी असेंबली, आम आदमी पार्टी चाहती थी कि फौरन चुनाव दोबारा हो जाए. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी भी चाहती है और आज बीजेपी का भी स्टेटमेंट आया, वो भी चाहते हैं. तो नजीब जंग साहब पता नहीं किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं. आप इस डिसीजन से खुश नहीं है? बिल्कुल गलत है डिसीजन. है गलत है डिसीजन. क्यों गलत मानते हैं आप इसको? बिकॉज जो रिकमेंडेशन एक चुनी हुई सरकार देती है वो नॉर्मली बाइंडिंग होता है, ऐसा मुझे कहा गया है. हमारी सरकार माइनॉरिटी में नहीं आई थी. कल इस्तीफा देने के जस्ट पहले हम लोगों ने मनी बिल पास करवाया है. उसके अंदर मनी बिल पास करवाया. इसका मतलब हमारी सरकार का जो आपने पास, इसका मतलब हमारी सरकार मेजोरिटी में थी. और अगर सरकार मेजोरिटी में थी तो मेजोरिटी सरकार अगर रिकमेंडेशन देती है गवर्नर को, तो संविधान के मुताबिक गवर्नर को वही मानना पड़ता है. कैसे कहते हैं आप मेजोरिटी में थे? क्योंकि अगर एक बिल पर आपको बाकी एमएलएस का समर्थन मिल सकता है, तो इसका ये तो नहीं मतलब कि सरकार मेजोरिटी में है. बिल का समर्थन कोई तो मेजोरिटी कहते हैं. उस बिल के लिए मिला, जन लोकपाल के लिए नहीं मिला. मनी बिल डिसाइड करता है कि मेजोरिटी में है कि नहीं है. कॉन्फिडेंस मोशन डिसाइड करता है और मनी बिल डिसाइड करता है. कल मनी बिल पास हुआ था. तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि मनी बिल पास हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपकी सरकार की जो रिकमेंडेशन थी, एक तरह से उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए था. तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस अभी चुनाव नहीं चाहती. यू आर सेइंग दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस इंटरेस्ट. ये एक बहुत सीरियस आरोप है. मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूं. आपने कहा, मैं दोबारा पूछूंगी. नहीं, बिल्कुल. आपने कहा कि इसलिए सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी गई है असेंबली क्योंकि कांग्रेस अभी चुनाव नहीं चाहती. अगर इसका डिडक्टिव एक कंक्लूजन निकाला जाए तो आप यही कह रहे हैं कि नजीब जंग साहब वही करेंगे जो कांग्रेस चाहेगी. नजीब जंग साहब से पूछना पड़ेगा भाई क्यों कहा उन्होंने ऐसा. व्हाट वाज हिज कंपल्शन? You remember you told me that I have a lot of personal respect for him. आपने मुझे बोला, you said आशुतोष ने जो बोला उनको कांग्रेस एजेंट बुला के वो गलती की, हम बच्चे नहीं हैं. I have a personal respect for him. वो रिस्पेक्ट आज भी है? बिल्कुल है. Yet you are questioning the honesty of his decision. No, I'm questioning the logic of his decision. Why did he do that? When the constitution says that he is bound by the decision of the cabinet of a majority government, then he should. वो कई सारे डिसीजंस उन्होंने नहीं माने. हमने कैबिनेट ने, हमारी सरकार अभी तक तो मेजोरिटी में है, हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम इस सेशन को बाहर करेंगे, स्टेडियम में करेंगे. वो उन्होंने नहीं माना. ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स. सो ही वाज ओपनली फ्लाउटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. आई डोंट नो व्हाई. बट आई हैव अ स्लाइट डिसएग्रीमेंट विद योर सेइंग कि हमारी मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि पहले मनी बिल पास होने से पहले तो आप कहते थे कि भाई हमने नहीं मांगा कांग्रेस का समर्थन, उन्होंने आके दिया. कांग्रेस के समर्थन के बिना आप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थे, ये तो आप मानेंगे. पर वो कांग्रेस के समर्थन के बिना, या ये नहीं, ये कोई हमारे इस टीवी शो में डिबेट डिसाइड नहीं होता. ये डिसाइड होता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे. फ्लोर ऑफ द हाउस पे
हम लोगों ने मनी बिल पास करवाया, दैट इज इट। तो सरकार मेजोरिटी में है। सो यू आर सेइंग कि क्योंकि आपने मनी बिल पास किया, दैट वाज एन असर्शन ऑफ अ मेजोरिटी गवर्नमेंट बिकॉज यू वर एबल टू गेट योर बिल मनी बिल पास, एंड इसलिए नजीब जंग जी वाज बाउंड बाय योर एडवाइस। बिल्कुल। हाउ डिसअपॉइंटेड आर यू? आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, ये मेरी लड़ाई थोड़ी है। मेरे को कोई पैसा कमाना है, मेरे को कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री की कुर्सी, मैंने उस दिन भी बोला था, देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी 1000 बार कुर्बान। और मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या, अगर अपनी जान देनी हो तो जान भी देने के लिए तैयार है। मेरी लड़ाई नहीं है। वाई शुड आई बी डिसअपॉइंटेड? देश की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि जन लोकपाल बिल पर के मुद्दे पर आपने ये पोजीशन लिया कि मैं क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन पहले मांगू, लेकिन मनी बिल पर अब उनका कहना है कि आपने उनका सैंक्शन लिया। ये सही है? हाँ, एमएचए के पास गया था। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? इजंट दिस अ फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन इन द पोजीशन यू टेकन? देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम एमएचए के पास ये भेज देते बिल को, जी, वो कभी इसको पास नहीं करने वाले थे। हमने 2 साल से देखा, वही एमएचए है, वही मंत्री है, वही सरकार है, वही यूपी है, वही उनके मंत्री हैं। ये इस बिल को कभी पास नहीं करने वाले थे। या तो वो उसके ऊपर बैठ जाते या 20 ऑब्जेक्शन लगा के भेज देते कि अरविंद इसको बदलो, इस सेक्शन को बदलो, इस सेक्शन को बदलो, इस सेक्शन को बदलो। वो तो हमें करना नहीं था। ये दोनों पार्टियां चाहती थी कि स्ट्रांग लोकपाल बिल नहीं आना चाहिए। इन दोनों पार्टियों को पता था अरविंद के पास एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, उसमें इसने हमारा जीना आराम कर दिया। मुकेश अंबानी के खिलाफ इसने एफआईआर दर्ज कर दी। अगर ये पूरा लोकपाल बन गया दिल्ली के अंदर तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा, सारे जेल चले जाएंगे। तो किसी भी हालत में इन दोनों को लोकपाल बिल रोकना था। ये दोनों संविधान उठा के देख लीजिए आप। आई विल गिव यू अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा दैट द Delhi Assembly has to take the approval of the central government before presenting any bill. कहीं नहीं लिखा। For financial bills it has to। नहीं। और उनकी आर्ग्यूमेंट थी कि क्योंकि consolidated fund से जो लोकपाल बिल आ रहा था तो जरूरी था। चलिए, मैं तो चलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन पर आपने मनी बिल के लिए उनसे प्रायर सैंक्शन लिया। वो फॉर्मेलिटी थी, वो तो चला गया था। मैं आपको पास आ रहा हूँ ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एंड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि हम लोगों को केंद्र सरकार के पास देने की जरूरत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। तो फिर हम क्यों भेजें? लेकिन गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर पास कर दिया है। वो ऑर्डर ये कहता है कि बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द असेंबली यू हैव टू टेक देयर अप्रूवल। व्हाई शुड वी ऑनर दैट? हम क्यों उसको ऑनर करें? हम नहीं ऑनर करते। आप पूरे देश में देख लीजिए, कोई स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा हो कि वो अपना बिल जो है वो प्रेजेंट करने के पहले इनसे अप्रूवल लेता हो। तो ये दोनों क्यों अड़ गए? ये दोनों पार्टियां इसलिए, लेकिन इनको पता था अगर केंद्र सरकार के पास भेजेंगे तो ये बिल कभी पास नहीं होगा, और दोनों पार्टियां नहीं चाहती थी कि पास हो। हमने कहा भाई हम पास कराने के बाद आपके पास भेज देंगे। अगर बिल पास हो जाता तो उनके ऊपर प्रेशर होता कि दिल्ली की असेंबली ने बिल पास करके भेजा है, तब वो अगर उस पर अड़चन अड़ाते तो उनको 2 बार सोचना पड़ता। इज इट रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू टू कनेक्ट दिस टू द एफआईआर योर गवर्नमेंट ब्रॉट अगेंस्ट मुकेश अंबानी? इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हो सकता है इस एफआईआर के बिना भी कांग्रेस और बीजेपी आपको इस मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करती। क्या आप मुझे कह रहे हैं कि इनका जो फैसला है वो इसलिए बदला है एफआईआर की वजह से? आपको भी ध्यान होगा, अभी इंटरव्यू शुरू होने के पहले हम इनफॉर्मली बात कर रहे थे जी। हम उसमें आपने भी कंफर्म किया और मैंने भी कहा, हमारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये थी 4-5 दिन पहले तक की कि ये लोग बाहर शोर शराबा करेंगे, सब कुछ तमाशा करेंगे, गालियां देंगे हमको, लेकिन अंदर ये हमारी सरकार नहीं गिराना चाहते, ये लोकपाल बिल पास करा देंगे। ऐसा मेरी भी इन्फॉर्मेशन थी और आपने बताया ऐसा सुना था। मुकेश अंबानी जी की एफआईआर के बाद चीजें बदलने लगी थी और हमें 2-3 पत्रकारों ने कहा, आई डिडंट बिलीव देम, कि आपकी सरकार गिरेगी, अब ये लोकपाल बिल पास नहीं होने देंगे। नाउ द इंस्ट्रक्शन टू बोथ द पार्टीज इज किसी भी हालत में इस लड़के को हटाओ, बिकॉज ये अभी तो इसने मुकेश अंबानी का किया, कल पता नहीं और क्या कर देगा, और मुकेश अंबानी की भी एफआईआर में पता नहीं है क्या कर देगा। इसको किसी भी हालत में हटाओ। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन टू बोथ द पार्टी। बट इवन इफ दे हैड पास्ड योर बिल, बाद में अप्रूवल हो सकता है आपको नहीं मिलता, जो आपकी ख्वाहिश थी कि जन लोकपाल बिल एक कानून बने। हो सकता है कांग्रेस बीजेपी आपको सपोर्ट कर देते और बाद में आपको सैंक्शन नहीं मिलता। वो पहले वाला प्लान उनका यही था। अब मैं आपके प्रोग्राम में अनाउंस कर चुका था कि अगर लोकपाल बिल गिरा तो मेरी सरकार गई। ये मेरी सरकार गिराना चाहते थे। वो तो पहले इनका प्लान ये था कि लोकपाल बिल यहां से पास करा दो और बाद में सरकार में चला जाएगा। अब इनका प्लान ये था कि इसको रिजाइन कराओ किसी भी हालत में। अब ये सरकार में नहीं बनना चाहिए।
एक तो वो मुकेश अंबानी की एफआईआर है, मुकेश अंबानी की एफआईआर में पता नहीं है क्या करेगा, और दूसरे बाद हो सकता है ये शरद पवार के खिलाफ एफआईआर कर दे, हो सकता है ये कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर कर। अब तो खुल गया सब कुछ, नाउ द वे इज ओपन। एक मैं आपसे सवाल पूछती आई हूं, आप मुख्यमंत्री बनने से पहले भी पूछा, आपके बनने के बाद भी मैं पूछ रही हूं। आप जब फैसला कर लेते हैं कि कोई करप्ट है, लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ड्यू प्रोसेस एक चीज होती है। आपने जिस संविधान को बार बार आप कोट करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप बार बार कोट करते हैं, उसमें लिखा है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। चाहे अंबानी का गैस केस हो, चाहे कोई किसी और कोई भी और केस ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज लिसनिंग टू दिस, इट्स अ सब जुडिस केस। गुरुदास दासगुप्ता भी वो केस को कोर्ट में लेके गए। व्हाई डिड यू हैव टू फाइल एन एफआईआर जब मामला कोर्ट में था? ये तो कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, मैं समझने के लिए आपसे पूछ रही हूं कि बार बार वन क्रिटिसिज्म ऑफ यू दैट कम्स फ्रॉम योर ऑपोजिशन एंड इवन फ्रॉम सम कमेंटेटर्स इज कि भाई अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कचहरी नहीं है, वो नहीं तय कर सकता कि कौन साफ है और कौन करप्ट है। भाई एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस देश के 4 जाने माने लोगों ने मेरे को कंप्लेंट की। उनमें कौन है? टीएसआर सुब्रमण्यम साहब, फॉर्मर कैबिनेट सचिव। छोटी चीज होती है, बड़ी चीज होती है ना। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फॉर्मर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ES शर्मा, फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल तहलियानी, कामिनी जायसवाल जो कि देश की नामी जानी मानी वकील है। इन चारों ने मुझे कंप्लेंट की मुकेश अंबानी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, वीरप्पा मोइली जी के और मुरली देवरा के कोल्यूशन के खिलाफ। उसके बेसिस पे मैंने एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर कर दीजिए। इसमें क्या गलत है? मेरी कचहरी थोड़ी है। अब वो एंटी करप्शन ब्रांच देखेगी, वो जांच करेगी अपनी। इसमें इतना हाय तौबा क्यों? और सेंट्रल गवर्नमेंट अब उसको बचाने के लिए, मुकेश अंबानी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि इस एफआईआर को क्वैश करो। ऐसा आज अखबार में आया है। क्यों भाई? और बड़ी इंटरेस्टिंग है, मोइली साहब कह रहे हैं मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर फाइल करना गैर संवैधानिक है। बड़ी अजीब बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं, अरुण जेटली जी कह रहे हैं इट इज एन असॉल्ट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। बताइए मुकेश अंबानी जी कितने प्यारे हैं इन दोनों। तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन को मिस्टर जेटली ने क्वेश्चन किया है। ज्यूरिसडिक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सेंटर की एक प्राइस, अरुण जेटली जी ने तब क्वेश्चन नहीं किया जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कह रही थी कि अपना बिल भेजो हमारे रेफरेंस के लिए, तब असॉल्ट नहीं था फेडरल स्ट्रक्चर पे। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर हो गई तो अरुण जेटली जी की नींद हराम हो गई कि इट इज एन असॉल्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। अरे वो लूट लिया देश को, दैट इज नॉट एन असॉल्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। दोनों बीजेपी और कांग्रेस वालों की नींद हराम हुई है क्योंकि हमने मुकेश अंबानी। Why couldn't you leave this decision to the Supreme Court? First week of March में, पहली 3 या 4 तारीख को ये कहां लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती उस केस में जो केस सुप्रीम कोर्ट, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा। अब तो आप कहोगे जैसे ही मैंने वो किया, चार्ज लिया मुख्यमंत्री का, मैंने बिजली कंपनियों के खिलाफ CAG ऑडिट ऑर्डर कर दिया, वो भी मामला सब जुडिस था। कोर्ट ने तो कुछ नहीं कहा, अगली हियरिंग भी हो गई। कोर्ट वाज वेरी हैप्पी। आप कम से कम ये तो मानेंगे कि जो गिल्ट और इनोसेंस है, मैंने तो कहा नहीं कोई गिल्टी है। मैंने तो ये कहा है जो सब आपने बहुत लोगों को करप्ट बोला है, आपने एक लिस्ट बनाई है आपकी पार्टी। उस पे आते हैं, पहले ये समझने की जरूरत है 1 अप्रैल से मुकेश अंबानी जी को इस देश की सरकार ने कुछ कुएं दे रखे हैं गैस के। उस कुएं में मुकेश अंबानी जी के हिसाब से गैस प्रोड्यूस करने का $1 पर यूनिट से कम का खर्चा आता है। सरकार आज उनको $4 देती है, $1 के काम के $4 देती है। 1 अप्रैल से वो $4 बढ़ा के $8 कर देगी सरकार। $1 की चीज के $8 दे रहे हैं उनको। अगर ये गैस के दाम डबल हो गए 1 अप्रैल से, CNG के रेट बढ़ जाएंगे पूरे देश के अंदर। ट्रांसपोर्ट, CNG के रेट बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे, बिजली की प्रोडक्शन के रेट बढ़ जाएंगे देश के अंदर, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ जाएंगे, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए तो खाने की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। आप ये सोच के देखो कि महंगाई का क्या हाल हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब मोइली साहब कह रहे हैं कि हर हालत में गैस के दाम बढ़ेंगे, बीजेपी चुप है। मैं आपके कार्यक्रम के जरिए मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि मोदी साहब को इतने इंपॉर्टेंट चीज पे क्या कहना है। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू मिस्टर मोदी एंड मिस्टर राहुल गांधी इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। उनसे पूछूंगा कि आपकी सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी तो मुकेश अंबानी को $8 देंगे कि $4 देंगे कि $2.5? इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, सिर्फ एक सवाल। बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी आज अखबारों में लिखा है, आपने अखबारों की और चीजें कोट की, मैं भी एक आर्टिकल कोट करती हूं, एक विक्रम मेहता है, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत से और लोग भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये जो दाम है ना, ये एक कमेटी ने सेट की, रंगाराजन कमेटी, और उन्होंने 3 जो रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं,
चाहे वो यूरोप हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, एशिया पैसिफिक हो, उनके दामों को एग्रीगेट करके एक फिगर निकाला। तो वो कह रहे हैं ये कोई आर्बिट्ररी नहीं है, ये एक कमेटी की प्राइसिंग थी। आपने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूं, हाउ डू यू डिसाइड कि यही रीजन है कि आपकी सरकार गिरी है? ये कोई एक बहुत फ्लैम्बॉयंट एक किस्म का एक रिटोरिकल स्टेटमेंट नहीं हुआ? नहीं, मैं सस्पिशन है, लेकिन आपके उसके ऊपर मैं आता हूं जो ये कि विक्रम मेहता जी ने जो लिखा, ये कुएं किसके हैं? हमारे हैं, आपके हैं, इस देश की जनता के कुएं, मुकेश अंबानी के नहीं है, लोगों के कुएं हैं। हमने उनको कुएं दिए, हमने कहा भी गैस निकाल के दो, गैस निकालने की कॉस्ट $1 से कम है, वो भी मानते हैं। तो उनको कितना मिलना चाहिए? 10% प्रॉफिट ले लो, 20% प्रॉफिट ले लो, लूटोगे क्या इस देश को? अब वो कह रहे हैं नहीं मैं तो मार्केट रेट लूंगा। ये तो यही हो गया, आपके खेत है, मान लो आपने किसी नौकर को लगाया, भाई तू इस पे खेती कर लिया, अगर वो आउटपुट जो होगा वो तो आपका है ना, वो कहेगा नहीं मैं तो मार्केट प्राइस पे दूंगा आपको आउटपुट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाट इज विक्रम मेहता टॉकिंग? वो कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे देंगे। अरे मेरा काम, मेरा सामान है, एक ठेकेदार को मैंने कुएं खोद के मेरे को वो सामान देने के लिए बोला, अब वो कह रहे हैं ये सामान मेरा हो गया, मैं आपको मार्केट रेट पे दूंगा। ये तो जो चोरी सीना चोरी। आर यू रेडी टू फेस लीगल प्रोसीडिंग्स इन दिस? जो रिलायंस की स्टेटमेंट आई है जो कहती है अप्रोप्रिएट लीगल। आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग फॉर दिस कंट्री। देश के लिए जान भी तो कुर्बान करनी पड़े, कुर्बान करेंगे, जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, जो करना पड़े करेंगे। अब सब कुछ दांव पे लगा दिया हमने, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ दांव पे लगा दिया, कुछ भी करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। अच्छा, आपने बोला कि दोनों कांग्रेस बीजेपी चाहते थे कि किसी तरह आपकी सरकार गिरे, कि उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी आपके मुताबिक शिफ्ट हुई। ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनकी खुद की सरकार गिरे क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में जुड़ना चाहते हैं। आज भी आपकी पार्टी ने अनाउंस किया है कि लोकसभा का प्लान एक रहेगा। तो अरविंद, आप कहने का मतलब ये है कि जिसको लोकसभा चुनाव में जाना हो उसको अपनी सरकार गिरानी पड़ती है। इज दैट इफ एनी चीफ मिनिस्टर वांट्स टू कैंपेन फॉर लोकसभा इलेक्शंस तो उसको अपनी सरकार गिरानी पड़ती है? इज दैट व्हाट यू सेइंग? वेल, इट फ्रीज यू अप फॉर द कैंपेन। तो वो एक तरह से मोदी ने तो नहीं गिराई अपनी सरकार, वो तो पूरे देश में कैंपेनिंग कर रहे हैं, मैं भी निकल जाता कैंपेन करने। सरकार बट मोदी जी इज अ 3 टाइम चीफ मिनिस्टर, आपको जो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर नहीं है गवर्नेंस का, यू वुड नीड मोर टाइम टू सेटल इन। 3 टाइम चीफ मिनिस्टर को सरकार नहीं गिरानी पड़ती, 1 टाइम चीफ मिनिस्टर को गिरानी पड़ती। मैं पूछ रही हूं, मैं भी पूछ रहा हूं, जो लोग बट लेट्स टेक इट वन एट अ टाइम। आपकी पार्टी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन आई कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट से जो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े। उन्होंने कहा था दिस इज अ पार्टी ऑफ इलेक्टोरल इंसर्जेंट्स। एक आशुतोष वार्ष्णेय का कोट था, दिस इज अ पार्टी ऑफ इलेक्टोरल इंसर्जेंट्स। अब उनको ट्रांजिट करना है टू बी अ पार्टी ऑफ गवर्नेंस। यू हैव बीन इन पावर फॉर 49 डेज। 49 डेज में आपकी सरकार गिर गई। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि गवर्नेंस का जो एक्सपीरियंस, यू कुड हैव गैदर्ड मोर एक्सपीरियंस, यू कुड हैव ब्रॉट योर जन लोकपाल बिल अ सेकेंड टाइम। आपने क्यों नहीं कोशिश की कंसेंसस क्रिएट करने की? आपने क्यों नहीं कोशिश की कांग्रेस और बीजेपी से इनफॉर्मल मीटिंग्स करने की? वो कहते हैं कि हमें बिल जो फाइनल ड्राफ्ट था वो सर्कुलेट तक नहीं हुआ। लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल इज इन अ हरी, वो लोकसभा चुनाव से पहले अपनी इस इश्यू पे वॉकआउट करना चाहते थे। ही इज बिल्डिंग एन एंटी करप्शन पॉलिटिकल प्लान फॉर हिमसेल्फ। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, व्हाई डिडंट यू ट्राई अगेन? व्हाई वर यू इन सच अ हरी टू रिजाइन? आपके बड़े इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन गवर्नेंस को आपने, उसमें कहा जा रहा है गवर्नेंस नहीं आती इनको, गवर्नेंस नहीं आती इनको, गवर्नेंस नहीं आती, ऐसे कहा जा रहा है ना? कहा जा रहा है कि ट्रांजिशन नहीं हुआ। यू ग्रैब्ड पावर इन अ वेरी इनोवेटिव वे। जो सेकंड स्टेप था गवर्नेंस नहीं आई हमको। शीला दीक्षित जी 5 साल से और बीजेपी वाले 5 साल से कह रहे थे सीएजी का ऑडिट नहीं हो सकता, सीएजी का ऑडिट नहीं हो सकता, सीएजी का ऑडिट नहीं। हमने 5 दिन में करके दिखा दिया, फिर भी कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती। 65 साल से बीजेपी और कांग्रेस से भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा था। 45 दिन के अंदर, आज दिल्ली में कहीं चले जाओ, मैं नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंटली न्यूज़पेपर्स के सर्वे कह रहे हैं दिल्ली में करप्शन के लेवल्स, कटिंग एज करप्शन नॉट हाई, बहुत कम हो गया है। जो 65 साल से इनसे करप्शन दूर नहीं हो रहा था, हमने 45 दिन में करके दिखा दिया। कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती। टाइम्स ऑफ इंडिया की 4 दिन पहले स्टोरी आई है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे दलाल भाग गए हैं और लोगों के 10 मिनट में काम हो जाते हैं। ये लोग इतने 65 साल से नहीं कर पाए और आप कहते हो हमें गवर्नेंस नहीं आता। पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी, अब टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगी। अगर आपका रिकॉर्ड, और आप कहते हो कि गवर्नेंस, 1 मिनट, आपको कहते हो गवर्नेंस नहीं आता।
हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कुछ लोग आए मेरे पास, कहते ये सब क्या कर रहे हो, गवर्नेंस करो ना। ये गवर्नेंस क्या होता है, मेरे को ये नहीं समझ आता ये गवर्नेंस होता क्या चीज है। गवर्नेंस अगर मैं राजा की तरह 2 लाख करोड़ रुपए कमा लेता, थोड़े बहुत भ्रष्टाचार करता, इनको बीजेपी अनिल अंबानी को बुलाता, मैं कहता सीएजी ऑडिट करा दूंगा, नहीं तो इतने पैसे दो, और वो मेरे को पैसे दे जाते। थोड़े से मैं बीजेपी को फेंक देता, थोड़े से कांग्रेस को और थोड़े मीडिया वालों को। सारे कहते बड़ा अच्छा चीफ मिनिस्टर है, बहुत ही बढ़िया चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छा गवर्नेंस करता है ये, उसको गवर्नेंस कहते हैं ये लोग, वो हमें नहीं आता। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आप मानते हैं कि 49 डेज में आपका गवर्नेंस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, देन फॉर द पीपल हु वोटेड द आम आदमी पार्टी, हैव यू बिट्रेड देम बाय रिजाइनिंग? मैं पूछती हूँ, नहीं ये बहुत से आपके सपोर्टर्स हैं, वो शायद चाहते हैं, अगर वो मानते कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, दैट यू शुड स्टे ऑन लॉन्गर। आप एक लंबी लड़ाई लगते, आप जन लोकपाल को दोबारा यू हैवंट आंसर कि आपने कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश क्यों नहीं की? सब पॉलिटिकल, अब पार्लियामेंट को भी देखिए, गवर्नमेंट को मजबूरी पे आकर बीजेपी से बात करनी ही पड़ती है, तेलंगाना हो चाहे कुछ और हो, ये तो एक पार्लियामेंट्री नॉर्म है। तो आपने कोशिश क्यों नहीं की? कांग्रेस बीजेपी कहते हैं हमें बिल तक नहीं भेजा, इन्होंने सर्कुलेट नहीं किया। सर बिल भेजा था, रात को मिल गया था इन लोगों को, बकवास करते हैं ये लोग। सारे बिल एक रात पहले ही दिए जाते हैं, दैट इज व्हाट आई एम टोल्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं तो पहली बार गया हूं, मुझे तो पता नहीं, पर वो सेक्रेटरी बताते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के कि सर एक रात पहले बिल जाते हैं। उसके बाद बिल प्रेजेंटेशन के बाद उनको 3 दिन और दे रहे थे हम लोग, या वो कहते हैं हमें 1 हफ्ते और चाहिए, 1 हफ्ता और ले लेते बिफोर इट कम्स अप फॉर डिस्कशन में। और उसमें अगर 1 हफ्ता आपको मिल जाए, 1 हफ्ता बहुत है बिल पढ़ने के लिए, कानून में तो 2 ही दिन लिखा है, हम 1 हफ्ता देने को तैयार थे, 1 हफ्ता ले लेते। व्हाई वोंट यू विलिंग टू ट्राई अगेन? आपने इस्तीफा क्यों दिया? अगर आप इतना, आपके जो वोटर्स हैं उनसे आपने, मैं पहले भी आपसे ये पूछ चुकी हूं कि, और पर ये एक बहुत अहम सवाल है, उनसे पूछकर आपने सरकार बनाई, आपने एक बहुत अनयूजुअल मॉडल किया, आपने उस टाइम धर्म संकट था, उस टाइम धर्म संकट ये था, कांग्रेस जबरदस्ती वो दे रही थी सपोर्ट, हम लेने को तैयार नहीं थे। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे लगेगा तुम भाग रहे हो। तो इस बार क्यों नहीं किया? इस बार क्यों नहीं? संकट नहीं था हमारे सामने, भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमने पहले ही बोल दिया था, आपके प्रोग्राम में ही बोला था, भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर लोकपाल बिल पास नहीं करने दिया, हमें कोई कुर्सी पे थोड़ी बैठे रहना है, कुर्सी 100 कुर्सी। आपने सोचा नहीं कि इस बारी भी मैं लोगों का फीडबैक लूं कि मुझे? अब ये रूल्स में कोई धर्म संकट नहीं था, मेरी आत्मा नहीं मानती कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून पास नहीं होता, मैं किस लिए बैठा हूं इस कुर्सी के ऊपर? सत्ता के लिए बैठा हूं, सत्ता के लिए नहीं आया, भ्रष्टाचार दूर करने आया हूं। तो अब जनता के लिए मैसेज है, 2 ही महीने की तो बात है, 3 महीने की बात है, जनता के लिए मैसेज है कि अब ये इन बीजेपी और कांग्रेस की के साथ रहकर सरकार नहीं चल सकती। अब आपको पूरा मैंडेट देना पड़ेगा, जनता के पास जाएंगे, जनता को कहेंगे पूरा मैंडेट देते हो तो दो, नहीं देते हो तो आपकी मर्जी है। इतना काम कर दिया हमने। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून पास करना जरूरी है, अब हमें पूरी मेजोरिटी। बट कैन यू बी अ वन इशू पार्टी? आपके बारे में बार बार कहा जाता है। सर, हमने अस्पताल ठीक कर दिया, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ठीक कर दिया, सिख राइट्स कह रहे थे, ये 30 साल से कह रहे थे एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ, हमने बिजली की सीएजी, वन इशू कैसे हो गया? कितने इश्यूज पे काम करके दिखाया। 974 स्कूलों के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का पूरा प्लान बना रखा था, सारे अस्पतालों के अंदर प्लान बना रखा था, बहुत सारी चीजें कर रहे थे हम लोग, वन इशू कहां से आ गई? अब आगे का बताइए, आगे क्या होगा? आपने कहा कि आप चाहते थे कि चुनाव दिल्ली में जल्द हो जाए, अब क्लियर नहीं है कि दिल्ली में चुनाव कब होंगे, लोकसभा के साथ होंगे, लोकसभा के बाद होंगे, लोकसभा से पहले? अगर साथ होते हैं तो दोनों चुनाव लड़ेंगे, और अगर अलग अलग होते हैं तो अलग अलग लड़ेंगे। लोकसभा की आपकी प्रायोरिटी, आपका फोकस अब नेशनल कैंपेन पर शिफ्ट नहीं होगा? नेचुरली, अगर विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे तो लोकसभा ही करेंगे। आपने मुझे पहले भी कहा है कि पार्टी ने आपको कहा दैट अरविंद यू मस्ट कंटेस्ट अ लोकसभा इलेक्शन, एंड इन दैट इंटरव्यू यू टोल्ड मी कि पार्टी की बात मैं मानूंगा। विल यू कंटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी? जो मैंने आपसे पहले लास्ट टाइम पूछा, आपने कहा कि मिस्टर मोदी इज नॉट क्लैरिफाइड वेदर ही इज कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। बीजेपी के प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने मुझे कंफर्म किया है कि वो जरूर लड़ेंगे। कुमार विश्वास हैं राहुल गांधी के खिलाफ। Will Arvind Kejriwal stand up against Narendra Modi or will he contest Lok Sabha from Delhi itself? अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी यही नहीं सोचा कि मैं लोकसभा लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। Why is there still a question mark over it? Because my मकसद इज, मेरे को कोई हीरो थोड़ी बनना है, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और मैं ये करूंगा, दैट्स नॉट माई पर्पज। माई पर्पज इज टू, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हम लोगों को। तो भ्रष्टाचार हमारा इस बार लोकसभा चुनाव में मकसद 2 हैं। एक मकसद है कि कोई भी भ्रष्टाचारी, कम्युनल, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाला या क्रिमिनल, इनको संसद में नहीं घुसने देना। हम इनके खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, जनता को बोलेंगे भाई जनता को अब निर्णय लेना है। और दूसरा, जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जाएंगे अंदर, उतना ये तो इंश्योर करेंगे कि अंदर इनको गलत काम नहीं करने देंगे संसद के अंदर। संसद के अंदर बैठ के नहीं तो हंगामा करेंगे हम लोग, इनको गलत काम नहीं करने देंगे। जो बाकी पार्टीज हैं कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर,
थर्ड फ्रंट कहा जा सकता है, नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी पार्टीज कहा जा सकता है. डू यू सी योरसेल्फ एज अ पॉसिबल एलाई टू देम इन द फ्यूचर? सर्टेनली नॉट. किसी भी रीजनल पार्टी को आप पॉसिबल एलाई नहीं देखते? किसको देखें बताओ? आप कोई भी पार्टी देख लीजिए, बीएसपी, समाजवादी पार्टी. ईमानदार है वो? तृणमूल कांग्रेस ईमानदार है? आप बताइए. आप बताइए. आप बताइए. मेरे को तो नहीं लगता. तो फिर लोकसभा में या पार्लियामेंट में क्या मकसद है अब आपका कैंपेन का? सपोज देयर आर नो इमीडिएट इलेक्शंस. मैंने बताया ना, दो मकसद है. एक तो ये करप्ट, क्रिमिनल, कम्युनल और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वालों को अंदर नहीं घुसने देना. कैसे रोकेंगे? हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे. अभी तक जनता के पास चारा नहीं होता था, विकल्प नहीं होता था. अब विकल्प देंगे. जीते या हारें, जनता को जिताना है, हमारी थोड़ी जीते हारे. आप ये मानेंगे दैट as Chief Minister of Delhi, with the government in Delhi, you had more of a launch pad available to fight a Lok Sabha election. Now out of par एक political disadvantage हो गया आपके लिए. नहीं, ऐसा हम एडवांटेज डिसएडवांटेज के हिसाब से राजनीति नहीं करते. मैं बार बार यही कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल इज नॉट इम्पोर्टेंट. मैं अपने मेरे को अब लॉन्च होना है. अब मैं मुख्यमंत्री था, अब मुझे प्रधानमंत्री, ऐसे मैं कभी नहीं सोचता. मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है, किस तरह से भ्रष्टाचार. मेरा अपना ये मानना है, इस देश के अंदर पैसे की कमी नहीं है, सरकारों के पास पैसा बहुत है. अगर ये भ्रष्टाचार कम हो जाए, इस देश के लोगों को शिक्षा मिल जाएगी, इस देश के लोगों को स्वास्थ्य मिल जाएगा, सड़कें ठीक बनेंगी, बिजली मिल जाएगी, पानी मिलेगा, भ्रष्टाचार दूर हो जाए, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है. कैबिनेट की मीटिंग है, गवर्नमेंट हैज टू डिस्कस द एलजी's रिकमेंडेशन. डू यू एक्सपेक्ट द एलजी's डिसीजन टू होल्ड ऑन सस्पेंडेड एनिमेशन? वो तो वही लोग डिसाइड करेंगे, हमें क्या पता. पर आप कह रहे हैं ये सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज कांग्रेस डजंट वांट इमीडिएट इलेक्शंस. लगता तो ऐसे ही है, नहीं तो वो क्यों बोलेंगे ऐसे. अच्छा, आपने कहा अभी ये तय नहीं हुआ कि मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं. आप इस पे एम्बिग्विटी क्यों रख रहे हैं? मैं समझ मैंने रियली नहीं सोचा. But your party always says that they will be fighting the national campaign under your leadership. So you can't that remain a is okay, delegator. but that is okay. I mean, the elections can be fought under my leadership, but whether I will fight elections or not would depend. अभी सोचा नहीं है इस बारे में. सोच लेंगे, अभी तो टाइम है. कहाँ टाइम है? 2 महीने हैं. मोदी जी ने भी तो नहीं सोचा, हम भी सोच लेंगे. मोदी जी का ये तो है ना कि चुनाव लड़ेंगे. हम वो थोड़ा और लेट सोच लेंगे, ऐसा भी क्या. But you have said कि अगर आपकी पार्टी चाहे तो आप लड़ेंगे. हाँ, मैंने कहा है, लेकिन देखते हैं. It depends on when the Delhi elections are. I think it depends more on how important it is. जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैसे इन भ्रष्टाचारियों को संसद में पहुंचने से रोकना है. उसमें अगर कोई मैं रोल प्ले कर सकता हूं तो आई विल डेफिनेटली डू इट. आपने कल कहा, जो आपने अपनी स्पीच दी अपने सपोर्टर्स को, आपने कहा हमसे भी गलतियां हुई हैं. इज इट टाइम टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स? कौन सी गलतियां हुई जिनसे आप सीखेंगे? नहीं, गलतियां इंसान करता रहता है, सीखता रहता है. हमसे भी गलतियां. डू यू थिंक यू कुड हैव हैंडल्ड योर लॉ मिनिस्टर्स कंट्रोवर्सी बेटर? कुड यू हैव हैंडल्ड इट बेटर? उसमें आप मानते हैं कि परसेप्शन प्रॉब्लम बना? उसमें मुझे ये लगता है, देखिए, सोमनाथ भारती ने उस रात जो कुछ भी किया, कुछ गलत नहीं किया. मैंने आप अभी भी मानते हैं? अभी भी मानता हूं. मैंने तो 10 बार बोला, आपके उस प्रोग्राम में भी बोला. पर हैंडलिंग, हाउ यू हैंडल्ड इट, हाउ वो पूरी रात की उन्होंने बयानबाजी की, पूरी रात की टेप्स मैंने देखी थी. 3 चैनल्स के पास थी सारी टेप्स. मैंने सारी टेप्स, मैंने नहीं, पूरी पार्टी ने बैठ के देखी थी. इनफैक्ट टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आफ्टर 4 days आफ्टर कंट्रोवर्सी, व्हेन इट बिकेम वेरी बिग, वी वर ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट influenced by the media, this thing. और हम सारे पार्टी के लोग ये मन बना के बैठे थे उस दिन that we have to request him to leave. उनको हमें कहना पड़ेगा कि भाई आपको छोड़ना पड़ेगा. ये मन बना के सारा हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठी थी. एंड देन वी स्टार्टेड सीइंग ऑल द, ही वाज आस्क्ड टू कम, वी स्टार्टेड सीइंग ऑल द एविडेंस. सारे टेप्स देखे हम लोगों ने बैठ के. एक टीवी चैनल से हमने सारे उस रात के टेप्स मंगाए, उसके पास जितने थे टेप्स देखे, सारा एविडेंस देखा. एंड आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ डिस्कशन, ऑल ऑफ अस यूनानिमसली कंक्लूडेड कि उसने कोई गलत काम नहीं किया. तो उसने एक्चुअली कोई गलत काम नहीं किया था. रात को जाके उसने कोई गलत नहीं बोला, वहां पे कोई रेसिस्ट रिमार्क उसने नहीं किया, एक भी लाइन नहीं बोली उसने रेसिस्ट रिमार्क की. वो किसी के घर में नहीं गया, जो कहा जा रहा है घर में घुस गया, रेड मारी. उसने किसी के यहाँ रेड नहीं मारी. सड़क के ऊपर खड़ा है, बार बार पुलिस के सामने हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहा है कि आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए. दैट्स ऑल ही इज डन. उसने 2 लाइनें गलत बोली हैं. वो बोलता ठीक से नहीं है. एक तो जो अरुण जेटली जी का रिमार्क था कि मैं थूकता हूं ऐसे लोगों पे, और दूसरा जो मीडिया को उसने बोला था उस दिन की किससे पैसे लेके आए हो, मोदी जी से पैसे ले. दीज आर द 2 remarks that he has made which are completely wrong. For these 2 remarks he was reprimanded, but you can't ask him to leave for these 2 remarks.
बाकी और हमने जो सारा एविडेंस देखा उसने, फिर एक और इंक्वायरी चल रही है जो जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। चलिए, इस पे तो बहुत लंबी 1 घंटा हम और डिबेट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव आर्ग्यूड अबाउट सोमनाथ भारती वेरी ऑफन। सो अग्रीइंग टू डिसएग्री, एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ अरविंद जी। बहुत फोकस रहा आप किस बंगले में रहेंगे, 5 कमरे होंगे, 2 कमरे होंगे, 3 कमरे। नाउ यू आर नॉट द चीफ मिनिस्टर, वेयर इज अरविंद केजरीवाल गोइंग टू स्टे? ये मेरे लिए, मेरे पास कोई घर नहीं है, ना मेरे माँ बाप ने कोई घर बनाया, ना हमारे पास कोई घर है। तो वहां पे गाजियाबाद में रहते थे, मेरी वाइफ को इनकम टैक्स से मकान मिला हुआ था, वो छोड़ दिया, अब यहाँ पे आए हैं। ये भी दिस इज नॉट अ चीफ, ये मुख्यमंत्री का बंगला नहीं है, ये एक छोटा सा घर है जो जिसमें हम लोग रह रहे हैं, 4 बेडरूम का है। तो कानून ये कहता है, हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। कानून ये कहता है कि 15 दिन तक हम यहाँ रह सकते हैं और उसके बाद हमें मार्केट रेंट देना पड़ेगा, 6 महीने तक मार्केट रेंट देके रह सकते हैं। अब मेरी बेटी है, उसके एग्जाम्स हैं, जेई के एग्जाम्स दे रही है अभी, और एक बार अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने शिफ्ट किया। इट वाज क्वाइट हार्ड ऑन माय वाइफ एंड माय पेरेंट्स। तो एक ऑप्शन ये है कि हम यहीं पे रहते रहें और 15 दिन के बाद मैं मार्केट रेंट दे देता हूँ 2-3 महीने तक। 2-3 महीने के बाद हम दूसरा ऑप्शन, माय वाइफ इज ऑल्सो, शी विल बिकम अ कमिश्नर, उनकी प्रमोशन होने वाली है 1 महीने में, तो वो देख लेते हैं शी इज एंटाइटल्ड, बिकॉज ये घर एक्चुअली उसी कैटेगरी के लोगों का है। अगर वो एंटाइटल्ड है तो देख लेंगे कि अगर ये उनके घर से, और नहीं तो फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे कहीं और 2-3 महीने। लेकिन यहाँ पे हम सोच रहे हैं जब तक बेटी के एग्जाम्स नहीं पूरे हो जाते 2-3 महीने तक यहीं पे रहेंगे। इन द वेरी एंड, आपने दिल्ली इलेक्शंस में एक फोरकास्ट की थी कि आम आदमी पार्टी की कितनी सीट्स आएंगी। आर यू रेडी टू मेक अ सिमिलर फोरकास्ट फॉर द लोकसभा इलेक्शन? नो नो, बट द फोकस शिफ्ट्स वेरी मच टू द नेशनल कैंपेन नाउ। यस। Arvind Kejriwal, thank you so much for talking to us. Thank you.